गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो क्लियर हो गए होंगे। आज हम काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे और उसको करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको हेडिंग्स दिखाई देंगे कि एग्रीमेंट्स को हम कौन कौन से बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं, या एग्रीमेंट्स कौन कौन से काइंड्स के होते हैं, कौन कौन से आधार के ऊपर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी उत्तरदायित्व के आधार पर। तो दो तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, आपको दिख रहे होंगे ये, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब द्विपक्षीय और एक पक्षीय, और बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय। ऐसे ही सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन मतलब कि एक एग्रीमेंट जो है वो किस तरीके से बनता है, उसके हिसाब से हम उसको दो तरह के पार्ट्स में बांट सकते हैं, या दो तरह के उसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट और दूसरा इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस्ड को हम स्पष्ट एग्रीमेंट्स कहते हैं और इम्प्लाइड जो है वो गर्भित एग्रीमेंट्स होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्या मीनिंग है डिटेल में। ऐसे ही जो थर्ड कैटेगरी है वो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी है, और उसमें दो तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज void एग्रीमेंट्स एंड सेकंड इज voidable एग्रीमेंट्स। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द लॉ। उसमें दो तरह के एग्रीमेंट्स हैं, लीगल एग्रीमेंट्स एंड इलीगल एग्रीमेंट्स, मतलब वैध और अवैध, वैधानिक और अवैधानिक एग्रीमेंट्स। और जो लास्ट है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दो तरह के एग्रीमेंट्स हैं, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट्स और एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट्स। तो आप देखेंगे कि आपकी बुक में काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स हैं। तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन्हें क्लेरिफाई हो सके कि ये कैसे है और कहाँ पे हैं ये। तो देखिए आपकी बुक में काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स हैं। जो भी अभी हमने हेडिंग्स किए हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला जो काइंड है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व के आधार पर। दो तरह के एग्रीमेंट्स हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक पक्षीय और बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय। अब एक पक्षीय ठहराव क्या होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट्स जिनमें एक पार्टी अपने प्रॉमिस को या अपनी कमिटमेंट को पूरा कर देती है, और जो दूसरी पार्टी होती है, जो दूसरा पक्षकार होता है, उसका अपने प्रॉमिस को पूरा करना अभी बाकी होता है, तो उसको बोलेंगे यूनिलेटरल। जैसे कि अगर ए ने बी से ये कहा कि वो कुछ सामान उसको बेचेगा और एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर बेचेगा और उसकी पेमेंट भी उसको करेगा। तो अगर ए ने सामान की सप्लाई कर दी है लेकिन बी के द्वारा अभी पेमेंट करना बाकी है, तो ए ने तो अपने पार्ट का जो कमिटमेंट है वो पूरा कर दिया, और बी के द्वारा अभी पेमेंट करना बाकी है। तो इसका मतलब है एक पार्टी ने अपना काम कर दिया और दूसरे का भी करना बाकी है। तो इसको हम कहेंगे कि ये कैसा एग्रीमेंट था? यूनिलेटरल या एक पक्षीय ठहराव। अब सेकेंड वाला, बायलेटरल एग्रीमेंट। बायलेटरल एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनमें दोनों ही पार्टीज को अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना अभी बाकी है, और दोनों के प्रॉमिस हमें पता है एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, कंसिडरेशन होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं ऐसे एग्रीमेंट्स? इनको रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। जैसे कि ए ने बी से कुछ सामान बेचने का एग्रीमेंट किया है और उसको एक महीने बाद सप्लाई करना है, और बी को उसकी पेमेंट तब करनी है जब वो सामान सप्लाई हो जाएगा। तो अभी ए के द्वारा भी सामान सप्लाई करना बाकी है, और बी के द्वारा उसके जो पेमेंट है वो करना भी पेंडिंग है। तो दोनों को ही अपने अपने पार्ट का जो प्रॉमिस है अभी पूरा करना अभी बाकी है, अभी वो आने वाले टाइम में उसको करेंगे। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को क्या बोलेंगे हम? बायलेटरल एग्रीमेंट्स। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो कैटेगरी है वो है आपकी रचना के आधार के ऊपर। दो तरह के एग्रीमेंट्स हैं, एक को आप कहेंगे एक्सप्रेस्ड और एक को कहेंगे इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? जो स्पष्ट हो। स्पष्ट, जो चीजें स्पष्ट होती है वो कैसे होती है? जिनको हम वर्ड्स में, जिनको हम शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं। और वर्ड्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? या तो हम लिखकर और या तो हम बोलकर एक्सप्रेस करते हैं। तो क्योंकि वर्ड्स को हम बोलकर या लिखकर यूज करते हैं,
तो जब वर्ड्स का यूज किया जाए बोलकर या लिखकर एग्रीमेंट में, तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट। और अगर ऐसा ना किया जाए, मीन्स वर्ड्स का यूज ना किया जाए, ना तो बोलकर और ना लिखकर, लेकिन केवल एग्रीमेंट्स की जो बात है या जो पार्टीज के जो थॉट्स हैं या उनका जो काम करने का ढंग है, अगर उससे ही ऐसा लग रहा हो कि ए ने बी की बात को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो इंप्लाइड हो जाएगा, यानी कि व्यवहार से। जैसे कि अगर जब भी कहीं पे आके एक बस रुकती है, तो बस में चढ़ने के लिए हम ट्रेवलर्स को, यात्रियों को, पैसेंजर्स को हम इनवाइट नहीं करते, लेकिन जब बस उनके पास आके रोक दी जाती है, तो ये उनको इनवाइट करने के जैसा है। ठीक है, तो जब वो उस पे चढ़ जाते हैं, तो उन्होंने, इसका मतलब है उस प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये कैसा एग्रीमेंट हुआ, ये इम्प्लाइड है। यहाँ पे किसी ने कुछ बोला नहीं, वर्ड्स का यूज नहीं किया, फिर भी बस का वहां पे रुकना और यात्रियों का उसमें चढ़ना, ये एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। जो थर्ड काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स हैं, देखिए, प्रवर्तनीयता के आधार के ऊपर दो तरह के एग्रीमेंट्स हैं, एक है वॉइड और एक है वॉइडेबल। अब वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? सेक्शन 2G है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो ये कहता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, लॉ के द्वारा जिसको पूरा नहीं करवा सकते, ऐसे एग्रीमेंट्स को हम वॉइड कहेंगे। और ऐसे एग्रीमेंट्स शुरू से ही वॉइड होते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है, प्रारंभ से ही व्यर्थ, इसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। जब ये किए जाते हैं तब से ही व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट किया जाता है, तो वो शुरू से लेकर ही वॉइड या व्यर्थ होता है। क्योंकि यहाँ पे अनुबंध की एक बहुत जरूरी बात कि जो पक्षकार हैं वो 18 साल से ऊपर होने चाहिए, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसे अनुबंध जो हैं, ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं, वो वॉइड होंगे, और उनको क्योंकि हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। ऐसे जो नेक्स्ट है वो वॉइडेबल है। वॉइडेबल क्या होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट जो एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर तो एनफोर्सेबल है, प्रवर्तनीय है, लेकिन दूसरे पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय नहीं है। और जनरली ऐसा कब होता है? जैसे कि जब हमने कंसेंट जो है, जो सहमति है, अगर वो हमने किसी गलत तरीके से प्राप्त की है। लास्ट टाइम हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कंसेंट का फ्री होना जरूरी है, और कंसेंट फ्री कब नहीं होती? जब वो क्वेश्चन के द्वारा या अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा या फ्रॉड के द्वारा या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो जब भी इस तरह से एग्रीमेंट में जो कंसेंट है, अगर वो इन तरीकों का इस्तेमाल करके प्राप्त की गई है, तो उस समय तो वो व्यक्ति धमकी में आकर ऐसा कर सकता है कि वो एग्रीमेंट के लिए हाँ कर दे, तैयार हो जाए, लेकिन बाद में वो व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं थी। तो जो पीड़ित पक्षकार है, जिसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी, वो इस अनुबंध को व्यर्थनीय करवा सकता है, ये कहकर कि उसकी सहमति लेने में कपट का या मिथ्या वर्णन का या अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही वैधानिकता के आधार के ऊपर दो तरह के एग्रीमेंट्स हैं, एक को कहेंगे वैधानिक और एक को कहेंगे अवैधानिक। वैधानिक कौन से हैं? जिसमें एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके सारे करेक्टरिस्टिक्स हों, उसको बोलेंगे लीगल एग्रीमेंट। और इलीगल एग्रीमेंट्स कौन से होंगे? जो कि इमोरल हैं, अनैतिक हैं, जिसमें पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति का पालन नहीं किया गया हो, या कोई अपराध किया जा रहा हो, या अगर उसको करने दिया जाए तो किसी प्रकार के लॉ की जो है अवमानना हो जाएगी, तो या कोई अपराध हो जाएगा, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को इलीगल बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, निष्पादन की सीमा के आधार पर दो तरह के एग्रीमेंट्स, एक्सिक्यूटेड एंड एक्सिक्यूटरी। एक्सिक्यूटेड कौन से? निष्पादित, मतलब जो हो चुके। जैसे कि अगर दोनों पक्षकारों ने अपने अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर दिया है, तो वो एक्सिक्यूटेड है। जैसे कि ए ने बी को कोई सामान बेचने के लिए प्रपोजल रखा और बी ने उसके लिए पेमेंट करना था, तो ए ने उसको वो सामान दे दिया और बी में पेमेंट कर दिया, तो ये एक्सिक्यूटेड है। और एक्सिक्यूटरी कौन सा?
जब दोनों पक्षकारों को अभी अपना उत्तरदायित्व आने वाले समय में, भविष्य में पूरा करना है। तो ये दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिलेटरल या बायलेटरल हो सकते हैं, जो हमने नंबर 1 पे पढ़े थे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है परिपूर्णता की दृष्टि से दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स या दो तरह के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। वन इज एनफोर्सेबल एंड वन इज अनएनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल कौन से होंगे? ऐसे एग्रीमेंट्स जिनमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और लॉ के द्वारा उनको हम एनफोर्स करा सकते हो। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो जिसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स होते हैं, वो एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होते हैं। और अनएनफोर्सेबल कौन से होंगे? अनएनफोर्सेबल ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि जिसमें जिनको राजनियम जो है वो मान्यता देता है, लेकिन कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं उसमें, मतलब कि तकनीकी दोष हैं, इसके कारण से उनको न्यायालय में हम एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे अनुबंधों, ऐसे एग्रीमेंट्स को अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स कहेंगे। तो इस तरह ये आपके टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वैलिड और वॉइड। वैलिड वो हैं जो सेक्शन 10 में दिए गए सारे जो एसेंशियल्स हैं उनको पूरा करते हैं, वो वैलिड हैं। और वॉइड वो हैं जो कि शुरू से लेकर अंत तक जिनको जो है एनफोर्सेबिलिटी जिनमें नहीं है। जैसे कि अभी अभी हमने किया था कि अगर किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट होता है तो क्योंकि माइनर जो है वो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अभी अभी हमने वॉइडेबल भी किए हैं कि जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर, पीड़ित पक्षकार चाहे तो इन्हें पूरा करवा सकता है और ना चाहे तो नहीं करवा सकता। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फ्री कंसेंट के बिना जो सहमति ले ली जाती है उसमें पीड़ित पक्षकार की ये ऑप्शन होती है, उसके पास मर्जी होती है कि वो चाहे तो उस अनुबंध को पूरा करे और चाहे तो नहीं करे। तो चैप्टर के लास्ट में हमने जो कुछ ये किया है, हमने डिफरेंट तरह के एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स जो किए हैं इनमें डिफरेंस दिए गए हैं। जब आप पॉइंट्स देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये देखिए, ये सारे हमने ऊपर किए हैं, वॉइड हैं, इलीगल हैं, वॉइड एंड वॉइडेबल हैं, और एंड में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो लास्ट में देखिए क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आज आपको बताया, 2 दिन से मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आज भी हमने डिस्कस किया था और कल भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक एग्रीमेंट जो है वो एक नैरो स्कोप रखता है, एक एग्रीमेंट जो है वाइड स्कोप रखता है और एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नैरो स्कोप रखता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक बिगर चीज है, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते हैं, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वो एग्रीमेंट में से होकर निकलता है, इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स तो होते हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं।